हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल पर। आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं एमपी स्टेट के अंदर आईटीआई भर्तियों से रिलेटेड जानकारी। हाँ जी दोस्तों, आपने सही सुना। एमपी के अंदर ये नोटिफिकेशन है, जो ड्राफ्ट है वो वायरल हो रहा है। आपने ये ड्राफ्ट को देख ही लिया होगा। इसमें बात करेंगे कि क्या एमपी को छोड़कर अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूँ राजस्थान की, यूपी की, बिहार की, है ना, ऑल ऑल अदर वाले कैंडिडेट हैं, जैसे असम की, पंजाब की, हरियाणा की, वो सारे कैंडिडेट इसके अंदर आ सकते हैं या नहीं आ सकते, ठीक है। या फिर एक कम्प्लीटली एनालिसिस मैं आपके सामने करूँगा, प्रूफ दिखाऊंगा कि इसके अंदर मेंशन किया हुआ है कि एमपी स्टेट वाले छोड़कर अदर वाले भी भर सकते हैं या नहीं भर सकते, अदर अदर कैंडिडेट जो स्टेट वाले होते हैं एमपी को छोड़कर, है ना। तो कम्प्लीटली छोटा सा एनालिसिस करूँगा। कुछ टाइम पहले मैंने 10 नवंबर को एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने बताया था कि आईएमपी के अंदर बहुत सारी वैकेंसी अभी पेंडिंग पड़ी है, आने वाली है। तो उसके अंदर मैंने बताया था कि दिसंबर के अंदर वैकेंसी आ जाएगी लगभग, है ना। तो ये ड्राफ्ट है जो रिलीज हो गया दिसंबर, आज हो गया है 6 दिसंबर, आज हो गई है। तो देखो नोटिफिकेशन है, जो जो ये ड्राफ्ट है वो वायरल हो गया है। एक प्रूफ के जरिए मैंने आपको बताया था उस वीडियो में, नवंबर में वीडियो बनी थी वो। तो मैंने उसमें बताया कि एमपी के अंदर वैकेंसी आएगी, क्योंकि न्यूज़पेपर में कटिंग जो वायरल हो रही थी उसके हिसाब से मैंने एनालिसिस किया था। एंड मैंने कहीं से इंक्वायरी की थी, जो आपके सामने फैक्ट के जरिए आपके सामने रखी थी। तो इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके लिए उपलब्ध है। जल्दी जाइए, ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि हर टॉपिक के लिए वीडियो बनाना संभव नहीं होता है। अब इस टॉपिक के लिए वीडियो बनाना क्यों संभव है, क्योंकि देखो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आएंगे कि अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या, सिलेबस क्या है, डेट क्या है। तो अगर ये नोटिफिकेशन मैं उसमें डाल देता मेरे ग्रुप में, तो आप लोगों के बहुत सारे इसमें कमेंट्स आते। तो मैंने सोचा कि इसके लिए वीडियो बनाना पड़ेगा, तो मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। देखो चलिए चलते हैं। इसके अंदर कोई भी डेट मेंशन नहीं है, इंदौर दिनांक है, क्योंकि ये अभी नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं वायरल हुआ, कहीं पे भी ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आया है। ये ड्राफ्ट है जो बना है, और ये क्या है, वायरल हुआ है, ड्राफ्ट एक बोल सकते हैं अपने, है ना। तो इसके अंदर जब ये नोटिफिकेशन रिलीज होगा तब इसमें डेट है जो इसमें डाल दी जाएगी। और यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो उसमें कोई भी एडवर्टाइज नंबर जो होता है वो इसमें मेंशन नहीं किया गया है अभी तक। एडवर्टाइज नंबर क्या होता है अब आपको पता होगा, अगर आप कई मतलब भर्तियों से रिलेटेड अगर आप जुड़े हुए हो, भर्तियों से संबंधित, तो एडवर्टाइज नंबर आपको पता है कि जब भर्तियां आती है तो उसमें एडवर्टाइज नंबर बताया जाता है। इसमें जो मेन पेज होता है इसके अंदर कि एडवर्टाइज नंबर ये है इस भर्ती का, तो उसके जरिए एडवर्टाइज नंबर के जरिए ही आपको फिर बाद में इसकी कट ऑफ आती है, इसका रिजल्ट आता है, या इसका एग्ज़ाम डेट होता है, उस एडवर्टाइज नंबर से ही अपने को ध्यान में रहता है। चलिए इसके अंदर देखो 6 कंपनियां हैं एमपी के अंदर। जैसे मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तीन जो उसकी है वितरण कंपनियां 3 हैं, और एक उत्पादन की है, और पारेषण की मैं बात करूँ, ठीक है। और देखो यहाँ पे विद्युत वितरण की एक कंपनी उन्होंने बताया है, जो पावर ट्रांसमिशन कंपनी है पारेषण की, वो है। एंड जनरेटिंग कंपनी है वो भी एक है, और वितरण की यहाँ पे 3 है। वितरण की 3, पारेषण की 1, प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट की 1 है यहाँ पे, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पे इसका जो 6 यहाँ पे है कंपनियाँ, जो वितरण की है वो इंदौर में, जबलपुर में, और जबलपुर भोपाल, और जबलपुर उत्पादन की जबलपुर में है जो कंपनी, ठीक। आगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, अलग अलग कंपनियों की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे अगर बात करूँ अब कार्यालय सहायक श्रेणी 3rd प्रशिक्षु के लिए जो कुल पद हैं वो 818 हैं। एंड जो अपने आईटीआई होल्डर के लिए हमेशा मैं बात करता हूँ कि आईटीआई होल्डर के लिए इन्होंने क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा है। देखो आईटीआई होल्डर के लिए इन्होंने, जैसे मैंने थंबनेल पर बोला था कि लाइन अटेंडेंट की रिक्रूटमेंट है ये, तो लाइन अटेंडेंट मतलब लाइन परिचालक की वितरण प्रशिक्षु की भर्ती है। कुल पद 1196 है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। 1196 पे जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। यहाँ पे अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग सीटें इन्होंने रखी है। जैसे मैं बात करूँ मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत कंपनी लिमिटेड, और जबलपुर पूर्व क्षेत्र जबलपुर के अंदर भी इन्होंने अलग रखा है सीटों का क्राइटेरिया, वहीं पे भोपाल का अलग रखा है ना। टोटल कुल मिला के 1044 सीटें हैं। और इसके अंदर है जो सूची का चयन किया जाना है 87% है, 87 जो सूची का चयन किया जाएगा उसमें 1044 सीटें हैं। और जिसमें 13% सूची का चयन नहीं किया जाएगा, उसमें सूची घोषित नहीं की जाएगी, 13% सीटें इसमें है
है ना। 13% सीटें हैं कुल, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे 1196 नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अब बात करते हैं इसमें कि क्या है, कितनी सीटें किसके लिए है। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मैं बात करूं तो ओपन कैटेगरी मतलब ओपन है, अनरिजर्व कैटेगरी महिला के लिए यहाँ कोई भी सीट नहीं रखी है फिलहाल के लिए, है ना। ओपन के लिए, अनरिजर्व के लिए 33 सीटें हैं इंदौर के अंदर, ठीक है। अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी के लिए 19 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 33 है, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए ईडब्ल्यू से 11, कुल मिला के 99 पोस्ट है उसके अंदर, ठीक है। और इंदौर के लिए 99, यहाँ पे अलग अलग इन्होंने बोला है। और जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए अलग है। एंड जो संविदा कार्यरत अभ्यर्थी आरक्षित है उनके लिए अलग सीटें यहाँ पे इन्होंने दी है, 170 सीटें उनके लिए। ये क्या है कि पहले से कोई भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे अगर कोई काम कर रहा है इसी प्लांट के अंदर तो उनके लिए भी सीटें इन्होंने आरक्षित रखी है ना। अब बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, इनको जो कॉन्ट्रैक्ट बेस आगे नोटिफिकेशन मेंशन किया कि 10% इनको क्या है बोनस अंक भी मिला जाएगा। मतलब एक बहुत बड़ा प्रॉफिट मान सकते हैं जितने भी संविदा कर्मी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर पहले कार्य कर रहे थे इस प्लांट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो उनको क्या है बहुत बड़ा बेनिफिट है। क्योंकि यहाँ पे सीटें भी क्राइटेरिया आप देख सकते हो, 10% उनको बोनस अंक मिलेगा। ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है। और वो बात करेंगे बाद में, ठीक है। और आप सीटों का क्राइटेरिया देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो है जो बहुत लंबी बन जाएगी। नोटिफिकेशन मैं अपने व्हाट्सअप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से अपना चेक कर सकते हैं कि किस सीटें के लिए, किस ट्रेड के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो, है ना। अब बात करते हैं सीधी सीधी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर। यहाँ पे कनिष्ठ अभिनेता की इन्होंने जो जारी की है पोस्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रिक के लिए, प्रशिक्षु के लिए, है ना। अलग अलग इन्होंने जो सीटें हैं वो निकाली गई है अलग अलग पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता यहाँ अर्हता की, ठीक है। इन्होंने क्वालिफिकेशन योग्यता अपने बोल सकते हैं कि कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, क्या इसमें एक्सपीरियंस मांगा है या नहीं मांगा है, इसमें बात करते हैं। देखो इन्होंने बोला केंद्र या राज्य शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड 10वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उत्तीर्ण होना मतलब 10वीं पास आपकी होनी चाहिए मिनिमम, इन्होंने क्वालिफिकेशन नहीं मांगा है। जैसे मैं बात करूं बार की, बाबा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर मांगते हैं कि 10वीं के में अंदर आपके 60% होनी चाहिए, वैसे उन्होंने नहीं मांगा है, ठीक है। 10वीं आपकी होनी चाहिए। उसके बाद केंद्र या राज्य सरकार एनसीवीटी या एससीवीटी से मान्यता प्राप्त। अब यह बात करेंगे एनसीवीटी वाले, अगर आपने आईटीआई की है, एससीवीटी से अगर आपने आईटीआई की है तो दोनों इसमें एलिजिबल हैं। से मान्यता प्राप्त औद्योगिक शिक्षण संस्थान या संस्था, प्राइवेट आईटीआई संस्थान से 2 या 3 वर्ष आईटीआई, विद्युतकार, लाइनमैन, वायरमैन, तीनों की तीनों ट्रेड इसमें एलिजिबल है। लाइनमैन की कोई ट्रेड होगी, ठीक है, 2 या 3 साल का आपका, जैसे वायरमैन की मैं बात करूं तो ठीक है, तो वायरमैन और लाइनमैन, ठीक है, इनके लिए। और विद्युतकार क्या है, विद्युतकार इलेक्ट्रिशियन से आपने आईटीआई की है तो आप एलिजिबल रहोगे। यहाँ पे बोला कि आपकी 10वीं होनी चाहिए, एनसीवीटी या दोनों एससीवीटी या एनसीवीटी दोनों से आपने आईटी की कोई बात नहीं, चल जाएगा दोनों में एक में से। और आपने इलेक्ट्रिशियन में अगर आईटी की है तो फॉर्म भर सकते हैं। लाइनमैन के लिए अगर आपने आईटी की है लाइनमैन के अंदर तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। वायरमैन के अंदर आपने आईटी की है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। परीक्षा उत्तीर्ण, अच्छा उसमें बोले अप्रेंटिसशिप परीक्षण अवधि को छोड़कर, ठीक है। यहाँ पे आपने अप्रेंटिसशिप कहीं की है तो उसके लिए आप मतलब अकेले अपने अप्रेंटिसशिप की हो तो उसके बेस पर फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इसमें अप्रेंटिसशिप को इन्होंने काउंट या नहीं किया जाता, काउंट नहीं किया जाता। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये है कि आईटीआई में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत स्थापित इलेक्ट्रिकल सेंटर रतनाम, रामपुरा, नर्मदा नगर आईटीआई के 2 वर्षीय पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी को भी आवेदन के पात्र होंगे। सेंटर ऑफ असिस्टेंस के माध्यम से अगर आपने आईटीआई की है, 2 साल का पाठ्यक्रम आपने पूरा किया है इन सेंटर से, ठीक है, सेक्टर से, तो आप क्या है फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, ठीक है। ये थी क्वालिफिकेशन। और उसके बाद देखो इन्होंने कुछ मांगा है कि संविदा कर्म जितने भी हैं उनको 5 साल का अनुभव मांगा है। 5 साल का मतलब कि क्या होना चाहिए, संविदा पद पर कार्यरत विभागीय संविदा उम्मीदवार जिन्हें आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि पर संविदा अनुभव का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव हो और उपरोक्त अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करते हो। और ठीक है, उनको आईटीआई भी होना चाहिए और 5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए उनको, तभी वो उसके अंदर संविदा कर्मी के अंदर भरे जाएंगे, ठीक है। बाकी आप पढ़ लीजिएगा कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। अगर आप कनिष्ठ अभिनेता जैसे इसके अंदर पोस्ट निकाली है, सहायक अधिकारी की निकाली है, सहायक प्रबंधक की निकाली है, ठीक है। नोटिफिकेशन जैसे मैंने बताया मैं आपको डाल दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। आयु सीमा की बात करूं तो आयु सीमा इसके अंदर बहुत एक लंबा माना है। इसमें देखो लंबा कैसे कि बहुत ज़्यादा एज का क्राइटेरिया उन्होंने दिया है। देखो 18 से लेकर
अधिकतम आयु 34 वर्ष तक होगी। अब यहाँ पे एक मेंशन बात की थी 18 वर्ष तक लेकर आप 40 वर्ष तक एज का क्राइटेरिया में फॉर्म भर सकते हैं। अब 40 वर्ष तक कैंडिडेट, देखो यहाँ तक बहुत बड़ा एज का क्राइटेरिया इन्होंने रखा है। यहाँ पे पुरुष से जो अनारक्षित है, अन्य राज्य अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष है, ठीक है। और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनको 45 वर्ष तक फॉर्म को भर सकते हैं, 45 वर्ष तक कम नहीं होते। आप एक आइडिया लगा के देख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने देखो, मैंने प्रूफ बताया था कि ये था कि अन्य राज्य के अभ्यर्थी, मतलब इसके अंदर अन्य राज्य के अभ्यर्थी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कोई किसी प्रकार का डाउट नहीं है। अगर आप राजस्थान से हो, अगर आप बिहार से हो, पंजाब से हो, हरियाणा से हो, अदर स्टेट वाले, ठीक है, उसके अंदर फाइट करेंगे जरूरी, ठीक है। तो एज का क्राइटेरिया मैंने बता दिया। जो एज का क्राइटेरिया है वो किससे गणना की जाएगी, 1 जनवरी 2024 से इसकी गणना है जो की जाएगी, ठीक है। बाकी उन्होंने यहाँ पे एक लिखा है कि सभी आरक्षित लेवल केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, स्थानीय निवासी उम्मीदवारों के लिए लागू होंगे, ठीक है। जो आरक्षण है वो हमें मूल निवासी है जो मध्य प्रदेश को, उनको दिया जाएगा, ठीक है। अदर स्टेट के लिए उन्होंने आरक्षण के लिए कोई बात यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है। चयन प्रक्रिया की मैं बात करूँ, आपकी जो सीबीटी है वो एक होने वाली है और आपकी सीबीटी में 100 अंक पूछे जाएंगे। 100 अंक में से आपकी जो 75 क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर की मैं बात करूँ तो 75 क्वेश्चन आपके टेक्निकल पार्ट से आएंगे और 25 क्वेश्चन आपके नॉन टेक पार्ट के आने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग कहीं अभी शो नहीं है, जब इसका फुल नोटिफिकेशन आउट होगा तब उसको मैं मेंशन कर दूंगा कि इसका सिलेबस कहाँ है, क्या है। सिलेबस 75 क्वेश्चन आपका टेक्निकल और 25 क्वेश्चन आपका नॉन टेक का आने वाला है। इसके अंदर एक फिजिकल स्टैंडर्ड भी रखा है इन्होंने कि फिजिकल आपको देना होगा लाइन परिचालक के लिए, ठीक है। जैसे मैं बात करूं कि इसरो के अंदर देखो रिटन टेस्ट हो के स्किल टेस्ट होता है, तो स्किल टेस्ट की जगह इन्होंने क्या है एक फिजिकल रखा है। फिजिकल के अंदर आपको क्या करना होगा, जितनी भी शारीरिक दक्षता हेतु चयन, शारीरिक दक्षता परीक्षण चयन हेतु उम्मीदवार की सूची अपनी प्रशिक्षण वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। मतलब जिसका भी फिजिकल होगा वो उसकी सूची है ऑफिशियल वेबसाइट पर दी जाएगी। अब यहाँ पे एक कैक है 4 नंबर है अपने लिए। तो देखो, निम्न दाब लाइन के खंभे पर सीढ़ी की सहायता से आपको 15 किलो का वजन 2 मिनट के अंदर लेकर चढ़ना है और उतरना है, ठीक है। 15 किलो का वजन सीढ़ी लगा देंगे पोल पर और 15 किलो का वजन आपको दे देंगे और 2 मिनट तक आपको चढ़ना है और उतरना है 2 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। उसके बाद टूल किट में रस्सी झूला लेकर आपको 10 मिनट में 1 किलोमीटर पैदल चलना है, कोई बड़ी बात नहीं है। और उपरोक्त ए और ब खंड उल्लेख सारे उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, दोनों के दोनों उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। खैग नंबर क्या लिखा है, एक बार में शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर पुनः शारीरिक दक्षता में परीक्षा सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा। मतलब एक ही बार आपको मौका देंगे। अगर आप कहीं से फिसल कर गिर गए सीढ़ियों से, है ना, तो यहाँ पर आप 10 मिनट में 1 किलोमीटर नहीं चल पाए तो एक ही बार मौका मिलेगा, दोबारा ये मौका नहीं देंगे। और जितने भी विकलांग कैंडिडेट हैं उनको छूट दी जाएगी, या पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी देखो वीडियो 13 मिनट की हो चुकी है। देखो, अगर इसमें क्या है कि आपका एग्जाम कहाँ होगा, एग्जाम आपको कंप्यूटर आधारित मध्य प्रदेश के सेंटरों में शहरों में आयोजित की जाएगी। जितने भी एमपी के अंदर है स्टेट वो है जिले हैं, उनके अंदर आपकी जो राज्य शहरों के अंदर आपकी जो सीबीटी है वो आपकी वहीं ली जाएगी एमपी के अंदर। अब भाई मेन बात आती है जो फीस की है, ठीक है। एक को मेरे को ये बहुत बड़ा एक मतलब फील होता है कि देखो अपने क्या है, एक मिडिल क्लास के लोग हैं ना, तो इसके अंदर देखो अनुसूचित जाति के लिए 1200 रुपये भाई पी फीस जो फीस है अपने को पे करनी पड़ेगी। जैसे मैं बात करूं राजस्थान से, ठीक है, बिहार से, एमपी को छोड़कर जितने भी कैंडिडेट इसमें अंदर अप्लाई करेंगे उनको भाई 1200 रुपये फीस पे करने होंगे। और प्लस के अंदर जो आप ई मित्रा वाला चार्ज है, ठीक है, वो वाला लगभग 1250 रुपये आपके फॉर्म फीस के लग जाएंगे। देखो बहुत बड़ी बात है कि एक मिडिल क्लास का बंदा है वो अगर अप्लाई करेगा तो उसको 1200 रुपये जो अपने को फीस है जो पे करनी पड़ेगी। तो बहुत बड़ी ये मेरे को नाइंसाफ़ी लगी, इतनी फीस नहीं रखा करते, बहुत ज़्यादा फीस है ये, ठीक है। मेरे को भी बहुत बड़ा हार्ट हुआ कि देखकर भी 1200 रुपये कोई मिडिल क्लास का लोग है अगर भाई फॉर्म को अप्लाई कैसे करेगा फीस बिना ना, 1200 रुपये कम नहीं होती, बहुत ज़्यादा फीस है ये। और बाकी अदर मतलब जितने भी राजस्थान मूल निवासी हैं एमपी के अंदर, जैसे एससी एसटी ओबीसी स्पेशल फिजिकली हैंडिक्राफ्ट है, एडब्ल्यूएस है, उनके लिए छूट रखी गई है। 600 रुपये उनको फीस का पे करना होगा, ठीक है। नॉन रिफंडेबल फीस है, आपको वापस नहीं की जाएगी, ये फीस है जो वो रख लेंगे, ठीक है। और आवेदन कैसे करना आपको, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, अलग अलग ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी, आप यहाँ पे जाके आवेदन कर सकते हैं। अब बात आती है कि आवेदन की डेट इसमें क्या रहेगी।
तो आवेदन अभी तक आपको पता है कि ये एक ड्राफ्ट तैयार हुआ है, अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया है, तो आ जाएगा। इसके अंदर 2024 लिखा है, तो भर्ती इसी साल में आने की पूरी पूरी संभावना है। बाकी हो सकता है भर्ती आएगी जरूर, ठीक है। आप तैयारी में जुट जाइएगा जितने भी एमपी के कैंडिडेट है, क्योंकि एमपी के अंदर अभी बहुत सारी भर्तियां देखने को मिली है, जैसे लाइन अटेंडेंट है ना, अभी टीओ की निकल के गई है, ट्रेनिंग ऑफिसर की। तो लगभग भर्तियां का दौर चल रहा है एमपी के अंदर, ठीक है। ये और भर्ती अपने को देखने को मिल गई, और जल्द जुट जाइएगा तैयारी के अंदर। सिलेबस आपको मैंने बता दिया, 75 क्वेश्चन टेक्निकल के और नॉन टेक के 25 क्वेश्चन आपके। बाकी आपका कोई भी सवाल है, आप हमेशा कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला रहता है, ज़रूर मैं आपकी जो सवाल है उसका कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा अगर टाइम रहता है तो, ठीक है। अच्छा, वेतन की बात करूँ, देखो वेतन क्या है कि सैलरी आपको कितनी मिलेगी लाइन परिचालक प्रशिक्षण के लिए, 19,500 से लेकर 62,500 तक, 62,000 तक आपको सैलरी इसमें मिलेगी। और कहाँ से स्टार्ट होगी आपकी जो न्यूनतम है वेतन का न्यूनतम क्या है, वेतमान का, देखो 19,500 से आपको स्टार्ट होगी बेसिक सैलरी। एंड लेवल 4 में आपको रखा जाएगा। परीक्षण अवधि आपकी 6 महीने है, डोरिंग है। और आरक्षण हेतु 1 लाख रुपये आपका बॉन्ड भी रखा है, अनारक्षित 50,000, ठीक है। मतलब इनका जो टाइम पीरियड, अगर आपसे उससे पहले आप नौकरी छोड़ते हो तो 1 लाख रुपये का आपका बॉन्ड देना पड़ेगा। 1 लाख जिन अनारक्षित वर्ग है, और बाकी एमपी कैंडिडेट उनको 50,000 का बॉन्ड उन्होंने रखा है। यहाँ पे अपने स्क्रीन को प्यूज कर करके अपनी सैलरी है जो देख सकते हो, ठीक है। बेसिक है, बाकी बाकी वो बेनिफिट्स है वो तो मिलेंगे, ठीक है। इसके अंदर मेंशन नहीं किया गया है, और कुछ नहीं है इसके अंदर, बस इतना ही था आज के लिए, इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपका कोई भी सवाल रह गया है तो आप हमेशा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिया करें, और वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, इससे हमारा मोटिवेशन नहीं रहता है। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपका यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।